जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज को, और इसमें हम लोग हल करेंगे 2011 से 2025 तक पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो वास्तविक संख्याएं पाठ से संबंधित होंगे। और इसमें हम लोग हेल्प लेंगे यानी मदद लेंगे ब्रिलियंट के इस क्वेश्चन बैंक का जो 2026 के लिए निकला है। ब्रिलियंट का ये क्वेश्चन बैंक है 2026 के लिए निकला है। इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया है। यदि किसी के पास दूसरा भी क्वेश्चन बैंक है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2011 या 2012 या 2025 में जो क्वेश्चन इसमें दिया होगा वही क्वेश्चन आप लोगों के भी क्वेश्चन बैंक यानी दूसरे क्वेश्चन बैंक में भी दिया होगा। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और आज यदि जिनके पास है उनके लिए मैं बता दूं कि आज हम लोग हल करेंगे। इसमें पेज नंबर 2 पर जो दिया है, पेज नंबर 2 पर देखिए, यदि किसी को दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 2 यहाँ है। पेज नंबर 2 में 1.1 भूमिका लिखा है, उसमें 4 गो प्रश्न दिया है। और 1.2 लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसमें 10 गो प्रश्न दिया है। तो टोटल कितना हुआ? 14 प्रश्न हुआ। तो आज हम इन्हीं 14 प्रश्नों को हल करेंगे इस क्लास में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सवाल को। इसमें दिया है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। देखिए, ये 2021 का प्रश्न है, यानी 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होता है? समपूर्णांक का रूप हमें बताना है। सम संख्या आप सभी लोगों को पता है कि जो संख्या 2 से कटती है उसको सम संख्या कहते हैं। इसमें से देखिए तो कौन सा सम पूर्णांक के रूप में है? तो देखिए 2p + 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा नहीं कटेगा। p में 2 से भाग दीजिएगा तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। p + 1 2 से भाग नहीं लग रहा है, लेकिन 2p एक ऐसा पूर्णांक यहाँ पर लिखा हुआ है हमको कि ये सम पूर्णांक के रूप में नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा p मर्त में, अर्थात p बचेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और विस्तार से यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो देखिए क्या बोला है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होता है। किसी भी पूर्णांक, आप लोगों को पता है कि पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। कह रहा है कि किसी पूर्णांक 2p के लिए सम पूर्णांक के रूप का कौन होगा। तो 2p जो ऑप्शन है ना, इसमें p के मान चाहे जो कुछ भी रखिए ये सम ही बनेगा। देखिए 2 गुना p का मान लेते हैं कि हम -3 ले लेते हैं, तो कितना मिलेगा? -6। बताइए -6 सम संख्या है कि नहीं है? 2 p के स्थान पर इस बार मान लेते हैं -2 ले लेते हैं तो -4 आएगा, सम संख्या है। 2 है, पहले से p के स्थान पर -1 लेंगे तो हो जाएगा -2, सम संख्या है। उसी तरह से 2 गुना 0 ले लेते हैं आपकी p का मान तो 0 हो जाएगा। 2 गुना 1 ले लेते हैं आपकी p का मान तो 2 हो जाएगा। मतलब जो भी करेंगे p का चाहे कोई भी हम पूर्णांक लेंगे ना, तो हमें जो प्राप्त होगा वो एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो जब भी आपसे कहेगा कि किसी पूर्णांक p के लिए, x के लिए, y के लिए, चाहे j कुछ के लिए पूछेगा, तो 2p + 2p के रूप में जो रहेगा ना वही सम संख्या होता है। ठीक है ना। अब ये क्यों नहीं होगा तो देख लीजिए, 2p + 1 ये सम संख्या तो है, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इसको यादें कर लीजिएगा आप लोग। सम में जब भी हम सम को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सम प्राप्त होता है, सम प्राप्त होगा। विषम में जब भी हम विषम को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम मिलेगा। लेकिन कोई सम में यदि विषम को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हर हाल में हमको विषम प्राप्त होता है। ये 3 कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। क्या है? सम में सम को जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, विषम में विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा सम मिलेगा, और सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। ठीक है ना। ये कंसेप्ट का क्लास नहीं है, इसमें हम लोग
क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जल्दी जल्दी समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये सम संख्या है ना, सम संख्या में विषम संख्या, एक क्या है विषम संख्या, विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, विषम संख्या। लेकिन हमें क्या बताना है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप बताना है, अर्थात ये सम पूर्णांक का रूप नहीं है। अब b को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, c को देखते हैं, p+1, ये क्या है, विषम संख्या है ना। अब p का मान यदि हम 0 ले लेंगे और यहाँ पर 1 दिया है तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। p का मान यदि 2 रखते हैं, सॉरी 1 रखते हैं और पहले से 1 है ये वाला, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो कभी विषम संख्या आ रहा है, कभी सम संख्या आ रहा है, अर्थात सभी पूर्णांक के लिए, p के सभी पूर्णांक के लिए ये ऑप्शन जो है सम संख्या नहीं बन रहा है, कभी सम आ जा रहा है, कभी विषम आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें सम का रूप बताना है। अब p क्यों नहीं होगा, तब मान लेते हैं कि p का मान 1 लेंगे तो ये विषम संख्या हो गया, p का मान 2 लेंगे तो सम संख्या हो गया, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सम संख्या का रूप कौन सा है, सम संख्या का रूप है 2p, ठीक है ना। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ध्यान दीजिए ये 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 0 की, -1 की, 1 की, 2, इनमें से हमें बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से ना, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए ये प्रश्न 3 है, √12 का परमेयीकरण गुणांक है, इनमें से बताना है कि √12 का कौन परमेयीकरण गुणांक है। अब देखिए ये सवाल 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी √12 का परमेयीकरण, परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि किस संख्या से गुना करने पर ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि √12 है ना, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी का 4 और 3 12। अब देखिए 2 रूट के अंदर जोड़ा लग गया तो एगो बाहर आ जाता है रूट से, और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये कौन चीज हो जाएगा, रूटे में रह जाएगा। तो परमेयीकरण हमें बताना है, तो देखिए 2 गुना √3, तो इसका परमेयीकरण गुणांक कौन हो जाएगा, परमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है तो √3 होगा। क्यों √3 होगा, क्योंकि √12 के बदला में हम 2 √3 लिख सकते हैं, और एगो √3 रहता है, यानी एगो √3 से और इसमें हम गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या किसके वजह से नहीं बन रहा है, √3 के वजह से। तो परमेयीकरण का गुणांक क्या है, अर्थात 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, इसके गुणांक कौन है, 2 का गुणांक कौन है, √3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा √3। परमेयीकरण गुणांक नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बस इतना समझने का आप लोग प्रयास कीजिए कि किस संख्या से और हम गुना कर दें तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो √3 से गुना कर देंगे तो, या √3 को हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसी तरह से इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो म 100 130 और 15 होगा। हमें क्या पूछ रहा है कि 130 बराबर ये क्या दिया है, 15 गुना 8 प्लस 10 दिया है, और 15 बराबर क्या दिया है, 5 गुना 3 प्लस 0 दिया है। तो हमसे 130 और 15 का क्या पूछ रहा है, म 100 पूछ रहा है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हमें म 100 बताना है। तो देखिए 130 को बराबर में क्या दिए, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, म 100 ही पूछा है ना। किसका म 100 पूछा है, 130 और 15 का। देखिए इसका आंसर ध्यान देकर आप लोग दीजिएगा इस तरह से, 130 और 15 का म 100 पूछा है ना, तो आप लोग म 100 निकाल दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सचे 75 से 15 आठे 120।
15 9 35 है, 15 8 120। तो 130 में से जब 120 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से अब 15 में भाग दीजिएगा लोग, 10 एकम 10। अब क्या बचेगा, घटाइएगा तो 5 बचेगा। 5 से भाग दीजिएगा 10 में, 5 दूना 10, खत्म हो गया कि नहीं। तो यही ना होता है HCF, जहाँ कट जाता है तो ई से 130 और 15 का HCF क्या आ गया, 5 आ गया। 5 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। बस इतना ही तो निकालना था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें जिसको दिमाग नहीं लगाना है मत लगाइए। हमसे क्या पूछा है, लास्ट में यही तो पूछा है कि मसौ 130 और 15 होगा। 130 और 15 का मसौ क्या होगा, तो ध्यान देखो निकालिए, जिस तरह से निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए, चाहे इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे निकालना है वैसे निकालिए आप लोग। यहाँ से 2 से घटाइएगा तो 2 छक्का 12, 2 5 10। ये अब कौची से कटेगा, 5 से कटेगा, 13 मर्त में, 13 5 65। ये 3 5 15। 130 के बदला में हम 2 गुना 5 गुना 13 लिख सकते हैं, और 15 के बदला में क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। अब भैया मौसौ किसको कहा जाता है, तो मौसौ यानी HCF उसी को कहा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो HCF बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है, मार्कर निकल जाएंगे। या अब जिसको समझना है कि ये किया लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो अब आइए इसको समझाते हैं। अब देखिए आप लोगों का विचार है कि इसी तरह इसी को समझा दीजिए कि इसके अनुसार हम मौसौ कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए 130 बराबर में हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 गुना 8 अब प्लस 10 दिया है ना। अब 15 बराबर क्या दिया है, 5 गुना 3 प्लस 0 दिया है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखिए ये एक ही पद है, 15 गुना 8 दिया है, यानी 15 8 20 से एक ही पद लिखा हुआ है। आइए दूसरा पद कहाँ है, यहाँ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 को लिख सकते हैं। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 जब हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5 3 15, यानी 3 गुना 8 बचेगा। यहाँ 10 नहीं बचेगा क्योंकि 5 निकल गया है, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको क्या निकाल सकते हैं, देखिए 5 गुना 3 है ना, और ये क्या है, 0 है। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है। तो 0 के बदला में हम 5 गुना 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं दिक्कत होगा, ये अभी भी 0 है। तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि 5 है। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 तो बाहर निकल गया, तो 3 बच गया। ये 0 गुना 5 था तो 5 निकाल दिए, तो अभी भी क्या बचा है, 0 बचा है। अब हमको निकालना है HCF। तो दोनों में जो कॉमन होता है उसी को ना HCF कहते हैं। देखिए 5 गुना ई वाला ब्रैकेट, और ये भी क्या लिखा है, 5 गुना ई वाला ब्रैकेट। तो दोनों में क्या है, 5 है कॉमन, तो यही हो जाएगा HCF, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यह 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है ना, वो क्या परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकलित करने का तकनीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक संख्याओं के बीच लगाते हैं HCF ज्ञात करने के लिए। HCF का मतलब होता है हिंदी में मसौ, महत्तम समअपवर्तक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसौ ज्ञात करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से मसौ ज्ञात यानी मसौ परिकलित करने की तकनीक है। देखिए अब इस प्रश्न में कह रहा है कि 45 तथा 60 का मसौ है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। 45 और 60 का हमें क्या निकालना है, मसौ निकालना है। अब इनमें से बताना है कि कौन होगा, तो मसौ निकाल दीजिए 45 और 60 का। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाल रहे हैं। 45 में 60 से भाग देंगे, क्योंकि जो छोटा होता है उसी से भाग दिया जाता है। तो 45 से कम 45 है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब 15 से भाग देंगे किसमें, 45 में, 15 तिया 45, पूरा कट गया कहाँ पर, 15 से आकर।
तो यही क्या हो गया हम लोग का HCF यानी मौसौ हो गया। तो 15 और 45 का मौसौ हमसे पूछा था, क्या होगा 15। ऑप्शन कौन है, डी नंबर। आप लोग इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं 60 का अभाज्य गुणनखंड से भी, जिनको मन करे जैसे मन करे वैसे निकालिए आप लोग मौसौ। 2 से भाग दीजिएगा तो 30 मर्त में, 2 से भाग दीजिएगा 15 मर्त में, 3 से 5 मर्त में। ये 3 से 15 3 45, 3 से 5 मर्त में। तो 60 के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और 45 के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5। अब मौसौ किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी HCF किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन के रूप में आता है। तो देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एगो 5 यहाँ लिख देंगे। इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो इस एगो 3 लिखेंगे। और तो कुछ हमें नहीं मिल रहा है, इसी को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 15। इससे भी आंसर हम लोग का कितना आया, 15 आया। देखिए अब इस प्रश्न में दिया है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या क्या कौन कौन से है, जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय, यानी वह परिमेय संख्या कोई भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। अशून्य परिमेय कह देगा, चाहे शून्येतर परिमेय संख्या कहेगा, तो सब परिमेय संख्या को हम ले सकते हैं, बशर्ते जीरो को नहीं लेंगे, जीरो को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या। तो क्या अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक अशून्य परिमेय का मतलब क्या हुआ, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए लेकिन शून्य एगो नहीं होना चाहिए। शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या है, जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो को नहीं मानना है, जीरो को हटा दीजिए। उसके बाद जो बच जाता है एक अशून्य परिमेय कोई भी और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, क्या होगा। तो एक अशून्य परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या को गुना कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा परिमेय मिलेगा कि हमेशा अपरिमेय मिलेगा, कि एक मिलेगा, कि परिमेय या अपरिमेय दोनों मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम अशून्य परिमेय, इसको यादें कर लीजिएगा, एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय में एक अपरिमेय को गुना करते हैं, अपरिमेय को गुना करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। कुछ एग्जांपल आप लोगों को दे रहा है। परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या क्या है, 2 है ना परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या कोई भी ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2√3 हो गया। ठीक, उसी तरह से आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिएगा लेकिन जीरो मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि एक अशून्य परिमेय। जीरो लीजिएगा ना, देखिए क्या हो जाएगा, जीरो लीजिएगा ना तो जीरो में किसी भी अपरिमेय संख्या से गुना कराइए, मान लेते हैं √3 से गुना करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। तो जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए तो क्वेश्चन बोला है कि एक अशून्य परिमेय में जब अपरिमेय को गुना कराते हैं तो हमें गुणनफल क्या मिलेगा। तो देखिए अशून्य परिमेय कहा है तो इसको छोड़ दीजिए, जीरो से नहीं, उसके अलावा कोई भी परिमेय संख्या लीजिए और उसमें अपरिमेय संख्या से गुणा कीजिए, आप लोगों को हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा अपरिमेय संख्या। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यदि वो सिंपल ये बोला रहता कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, तो वहां पर हम ऑप्शन टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि जब जीरो परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा कराएंगे तो जीरो ही मिलेगा। तो जीरो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, उसके अलावा जिससे भी गुणा कराएंगे वो अपरिमेय होगा, तो कभी परिमेय संख्या आ जाएगा, कभी अपरिमेय। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दिया है कि कोई भी परिमेय संख्या लीजिए लेकिन जीरो नहीं, एक अशून्य परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप इसमें कौन सा है, तो देखिए हम अभी पीछे कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जब बता रहे थे तो वो इसी तरह का क्वेश्चन था। इसमें कौन सी संख्या है जो सम संख्या के रूप में आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो 2p जो है ना ये सम संख्या के रूप में दिखाई दे रही है। क्यों,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सम संख्या होती है तो उसमें 2 से जरूर भाग लगता है। देखिए ये 2 से भाग लग जाएगा, पी अर्थ में कट गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें क्या बताना था, सम धनात्मक सम पूर्णांक का रूप। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब p का मान हम यदि बोला है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक में तो 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा, तो एक रखेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो अभी आया सम। लेकिन जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो विषम आ जाता है। 3 क्या है, विषम संख्या है। तो जब p का मान 1 रखे तो सम आया, p का मान 2 रखे तो क्या आ गया, विषम आ गया। तो कभी सम आ रहा है कभी विषम आ रहा है, तो ये कन्फर्म सम संख्या नहीं है, हमको सम पूर्णांक के रूप को हमें चूज करना था। अब p का मान तो सम लेंगे तो सम हो जाएगा, विषम लेंगे तो विषम हो जाएगा। और ये क्या दिया है, ये खुलेआम विषम संख्या दिया है। अब यहाँ एक चीज सीख लीजिए आप लोग, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या मिलता है, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो भी हमें सम संख्या मिलता है। लेकिन जब सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो देखिए ये तो सम संख्या है, ये देखने से ही पता चल रहा है। अब देखिए ये सम संख्या है, ये देखने से पता चल रहा है 2p, लेकिन एक क्या है, विषम संख्या। तो सम में विषम को जोड़ दिए तो हमें जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, विषम मिला। यानी सम में विषम को जोड़ा गया है तो ये पूर्ण रूप क्या है, विषम संख्या के रूप में है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या बताना था, सम पूर्णांक के रूप का कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये सेम उसी तरह का प्रश्न है, बशर्ते इसमें क्या बताना है, विषम पूर्णांक। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, देखिए यहाँ पर q लिखा हुआ है, q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब यह जो सवाल है ना, ये 2022 में भी पूछा है और 2024 में भी पूछा है, यानी दोनों वर्ष में ये सवाल पूछ दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताना है, विषम पूर्णांक हमें बताना है, विषम पूर्णांक का रूप बताना है q के लिए। तो 6q क्या है, 6q आप लोगों को पता देखने से ही चल रहा होगा, ये सम है कि विषम है, तो ये सम है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 3 6, 3 क्यूब मर्क में कट जाता है। अब देखिए 6 क्यूब प्लस 2, ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो ये भी सम संख्या है। कैसे है, क्योंकि इसमें जब 2 कॉमन काटेंगे तो 2 3 6 प्लस 1, यानी इसमें यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन काट लिए तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब नीचे क्या चल रहा है 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 मर्थ में कट गया। तो जो भी संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, हमें तो विषम संख्या का रूप बताना है। अब ये सम है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, अब इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए ये क्या है, सम संख्या, ये भी नहीं होगा। 6 क्यूब प्लस 4 दिया है, इसमें 2 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन करेंगे, देखिए जब 2 कॉमन काट लिए तो 3 क्यूब प्लस 2 बचा, और नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। तो जो बच गया वो क्या होगा, विषम पूर्णांक के रूप का हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। या अभी आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को पता चल रहा है 6 क्यूब क्या है, सम संख्या है। 6 क्यूब क्या है, सम संख्या, ये भी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो समय संख्या मिलेगा, अर्थात ये पूरा सम संख्या लिखा हुआ है, ये सम संख्या है 6 क्यूब। लेकिन 1 क्या है, विषम संख्या है, तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। हमें विषम संख्या बताना था। देखिए प्रश्न कर रहा है ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए ये अब 10वां प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, b का मान बताना है। और ये प्रश्न जो है 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, a बराबर b इंटू क्यूब प्लस आर, a का मान दिया है कितना, 72, b का मान कितना दिया है भाई, b का मान कहीं दिया है, सॉरी b का मान नहीं दिया है, q का मान दिया है कितना, 8, तो b का मान नहीं दिया है तो जस का तस रखेंगे, q का मान 8 भरेंगे, r का मान दिया है कितना, 0। ठीक है, ये है 72 और ये क्या है, b इंटू 8, 0 जोड़ेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 72 है,
ये 8 जो है गुना में है तो इधर जाएगा तो कोई चीज़ में हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा, इधर बी रह जाएगा। 8 के पढ़ा से 8 9 72, यानी 9 बराबर बी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि बी का मान कितना आया, 9 आ गया। अब बी ए का मान हमें बताना है तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, ये सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा है, बशर्ते इसमें कुछ डाटा चेंज किया है। क्या बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है, ए का मान बताना है। ठीक है, ए का मान बताना है तो ए का मान भर जो दिया है उसको भर देंगे इसी में, बी इंटू क्यूब प्लस आर होता है, आर दिया ही है। बी का मान दिया है कितना 61 इंटू क्यूब का मान कितना दिया है 27 दिया है, अब प्लस आर दिया है हम लोगों को 32। 7 एकम 7 आए 2 9, 9 कोना कोना के, ये ए और सी में से हो सकता है कौन, छोड़िए हम लोग पूरा गुना करें। 61 में कितना से गुना करेंगे 27 से, 7 एकम 7 7 छके 42, 2 एकम 2 2 छके 12, 7 4 6 1, इसमें क्या जोड़ देंगे 32, 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9 4 3 7 16, यानी 1679 आ गया पूरा हल करने के बाद। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1679, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अब इस सवाल को, इसमें क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही सवाल है। देख लीजिए 2024 का, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में बी बराबर क्या दिया है 43, क्यू बराबर दिया है 31, आर बराबर दे दिया है 32, तो क्या नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया है और वही पूछा है, तो उसी मान को हम लोग इसमें भर देंगे, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में भर देंगे। बी का मान कितना दिया है 43 दिया है, क्यू का मान कितना दिया है 31 दिया है, प्लस आर का मान कितना दिया है 32 दिया है। अब देखिए क्या सभी का इकाई अंक अलग अलग है, नहीं, इसमें 0 0 है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, इकाई अंक में इकाई अंक से गुना करेंगे 3 होगा, इसमें इकाई अंक को जोड़ेंगे 2 को तो 5 हो जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। ये ऑप्शन ए में दिया है इकाई अंक 5, तो यही होगा आंसर। वहीं से हम लोग पूरा करके देखते हैं। 43 में 31 से गुना करेंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 4 में गुना करेंगे तो 4, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 3 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी आ गया 3 9 4 13 3 1, 1333 आ गया। और इसमें कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, तो 3 आ 2 5, 3 आ 3 6 आए 13, तो 1365 हमारा सॉल्व करने पर आया। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अब इस सवाल को, इसमें क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान ज्ञात करना। अब आप लोगों के लिए तो ये आसान हो गया होगा, कैसे करना है, ये 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, बी का मान कितना दिया है 4 दिया है, 4 दिया है, क्यू का मान कितना दिया है 5 दिया है, आर का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो 5 का 20 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 21। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये प्रश्न भी उसी के जैसा है, पीछे के प्रश्नों के जैसे, यदि भाग एल्गोरिथ्म में ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या है, ये भी 2025 में पूछा गया है। यानी 2025 में एक ही टाइप के 2 प्रश्न पूछा गया है इसी के जैसा सेम, बस डाटा बदल दिया गया है। 24 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, अर्थात इस तरह के क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सब के क्वेश्चन को जो बार बार आ रहा है। ये बराबर कितना दिया है बी इंटू क्यूब प्लस आर, ए का मान पूछा है, बी का मान दिया है कितना 73, क्यूब का मान कितना दिया है 34, आर का मान कितना दिया है 23,
इकाई अंक अलग अलग है, 0 0 5 5 नहीं, अलग अलग नहीं है, रिपीट कर दिया है। तो हम लोग पूरा गुना करके चेक करेंगे। 73 में 34 से गुना करेंगे, 73 में 34 से गुना करेंगे। 4 3 12, 1 4 7 28 1 29, 3 का 9 और 3 7 21, 2 9 2 18, 1 2 1 3 1 4 2। इसमें क्या जोड़ना है? 23 जोड़ना है। 23 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3 2 5, 2 8 10 के 0 हासिल 1 5 2 2505। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये सेम क्वेश्चन था, ये जो 4 5 क्वेश्चन थे ये सेम क्वेश्चन थे। ए पूछा था, बी क्यू और आर का मान दिया था, इसी को भरकर। एक प्रश्न ऐसा था जिसमें ए का मान भी मान दिया था, उसमें शायद बी पूछा था। तो बस इसी में मान भरते जाना है, इस तरह के प्रश्न में आंसर आते जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और इसी में अभी जो क्वेश्चन बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको हल करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल ओम ज्ञानशाला ओजीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।